सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल GR स्टडी अपने। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में वर्णन किया था, जिसमें हमारी सभ्यता चल रही थी आर्य सभ्यता की खोज किसने की थी उसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक पिछली कक्षा में वर्णन किया था। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आर्य सभ्यता से क्या क्या विशेषताएं मिली हैं उसके बारे में हम आज वर्णन करेंगे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अपना प्यार और सहयोग इस GR स्टडी ऐप के साथ बनाए रखें। आज हम शुरू करेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यता में आर्य, और आर्य की शुरू करते हैं विशेषताएं। ये हो गई प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें हमारी चल रही थी आहार, और आहार में हम क्या चल रहा है विशेषता, यानी इस जगह से हमें क्या क्या मिला है। देखो दोस्तों, आड़ एक जगह पर ये एक प्रकार का टीला है, ठीक है ना। इस टीले पर तीन प्रकार मतलब तीन स्तर आहार की खोज तीन स्तर पर, यानी आर्य सभ्यता की खोज होती है वो तीन स्तर पर होती है। ये जो आड़ एक टीले है उसमें सबसे पहले हमें क्या मिलता है, स्फटिक पत्थर। जैसे यहाँ खुदी हुई सबसे पहले, तो यहां पर हमें क्या मिला, जो पहला स्तर है स्फटिक पत्थर। स्फटिक पत्थर मिले हैं यहां से हमें, जिसमें और जो दूसरा स्तर है, दूसरा और तीसरा स्तर, जो पहला स्तर पर मिला है वो स्फटिक पत्थर मिले हैं सबसे ज्यादा, यानी यहाँ पर खुदाई होती है। तो यहाँ पर हमें पत्थरों के औजार भी मिलते हैं, पत्थरों के जो बर्तन है, इस प्रकार से हमें जो पहला स्तर है इसकी जानकारी होती है। दूसरा स्तर होता है जिसमें लोहा, तांबा और कांसा, लोहा, तांबा व कांसा। जैसे दूसरे स्तर मान लो यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर हमें लोहा, तांबा और कांसा के जो धातु है उनका अवशेष मिलते हैं। तीसरा है मृत भांड, जो यहाँ तीसरा, यहाँ पर मान लो आप यहाँ खुदाई होती है तो यहाँ से हमें मृत भांड मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो आर्य की सभ्यता है उसमें हम तीन स्तर मिलते हैं कि इसे तीन स्तर पर खोजा गया है। सर्वप्रथम क्या मिलता है, स्फटिक पत्थर मिलता है, दूसरे लोहा, तांबा और कांसा मिलता है, तीसरा में मृत भांड के प्रमाण मिलते हैं। फिर आता है, और इसकी जो प्रमुख विशेषता सर्वप्रथम आती है मकान। यहाँ के मकान कच्ची ईंटों से निर्मित है, ईंटों से निर्मित। विश्व की एकमात्र सभ्यता है ये, विश्व की एकमात्र जहां कच्ची ईंटों के प्रमाण मिलते हैं। सिंध कालीबंगा के अंतर्गत हमें ईंटें मिलती हैं जो आरंभिक काल में कच्ची ईंटें होती हैं, और फिर धीरे धीरे पक्की ईंटों के अवशेष हमारे सामने आते हैं। लेकिन इस जो आर्य जो मकान के जो अवशेष मिले हैं उनमें कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, और अधिकांशतः मकान क्या थे, आयताकार मकान, आयताकार मिले हैं। यानी इसकी जो मकान की पहली विशेषता है कि कच्ची ईंटों से, मतलब विश्व की एकमात्र सभ्यता का प्रमाण यहां से मिलता है कि कच्ची ईंटों का प्रमाण यहां से मिलता है हमें। फिर आता है जो मकान का जो आकार था वो आयताकार होता है। फिर इसमें दूसरी चीज आती है सामूहिक भोजन के प्रमाण, यानी सामूहिक भोजन के प्रमाण मिलते हैं हमें यहाँ से। सामूहिक भोजन कैसे कि बहुत सारे लोग मिलकर, या तो कोई धार्मिक अनुष्ठान या जैसे मानो संयुक्त परिवार में सामूहिक लोग भोजन करते थे, इस प्रकार के हमें जो प्रमाण मिले हैं। जिसमें एक मकान में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं, एक से अधिक चूल्हे मिले हैं। इसके जो सामूहिक भोजन के प्रमाण हमें क्या है कि एक मकान में एक से अधिक चूल्हे मिलते हैं, और एक घर में 6 चूल्हे मिलते हैं, एक घर में 6 चूल्हे। और तीसरी है एक चूल्हे पर मानव की हथेली के निशान, यानी
सामूहिक भोजन के प्रमाण हम किस आधार पर कह सकते हैं? यहाँ पर सामूहिक भोजन यानी एक से अधिक यहाँ से चूल्हे मिले हैं प्रत्येक घर में, और एक घर में 6 चूल्हे मिलते हैं, जिस आधार पर 6 चूल्हों पर भोजन पकाया जाता था। इस आधार पर कहते हैं कि इतना भोजन तो कोई सामूहिक रूप से बनाते हैं तब उपयोग लिया जाता है। फिर एक चूल्हे पर मानव की जो हथेली है उसके निशान मिलते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो आड़ कौन सी चल रही है हमारी सभ्यता? आड़ की विशेषता जो 3 स्तर पर इसकी खोज होती है। सबसे पहले स्फटिक पत्थर की खोज मिलती है यहाँ से, फिर दूसरा तो लोहा तांबा कांसा, फिर मृदबाण के बर्तन मिलते हैं हमें, ठीक है। फिर इसमें और क्या विशेषता है कि मकानों में जो प्रयोग की ईंटें है वो कच्ची है, जो विश्व की एकमात्र सभ्यता में है। फिर दूसरा मकान यहाँ से जो कि आपको पूछ लिया जाएगा कि आयताकार मकान की विशेषता किस सभ्यता की है, तो आयताकार मकान की विशेषता आर्य सभ्यता की है। सामूहिक भोजन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? सामूहिक भोजन के प्रमाण हमें आर्य सभ्यता से मिलते हैं। फिर आते हैं, फिर तीसरी चीज गोरे व कोटे मिलते हैं। यानी स्थानीय भाषा में जो अनाज रखने के जो बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको गोरे या कोटे कहते हैं। देखो हमारे जो प्राचीन काल में हमारे दादा दादी के समय हम गांव में रहते थे तो बड़े बड़े अनाज रखने की बड़ी बड़ी कोटियां होती थी जो मिट्टी से बनी हुई होती थी, उनको उसमें अनाज सुरक्षित रखा जाता था। तो गोरे और कोटे मिलते हैं जिससे इसमें अनाज सुरक्षित रखा जाता था। फिर आती है चौथी विशेषता, यहाँ से 6 तांबे से निर्मित मुद्राएं मिलती है। 6 तांबे से निर्मित मोहर है, यानी 6 तांबे से निर्मित मोहर हुआ पुरानी मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। निर्मित मुद्राएं व 3 मोहरें प्राप्त होती है। यानी यहां से 6 तांबे से निर्मित मुद्राएं प्राप्त होती हैं व 3 मोहरें हमें प्राप्त होती हैं। उद्योग, यहाँ के लोग जो इनका उद्योग था प्रमुख रूप से उद्योग यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय उद्योग था, जिसमें वो तांबे के उपकरण बनाते थे, तांबे के अस्त्र शस्त्र, तांबे के कुल्हाड़े और तांबे की अग्नि भट्टियां मिलती है। उद्योग का उद्योग में क्या मिलते हैं? तांबे के उपकरण, अस्त्र शस्त्र, तांबे की भट्टी। आपको पूछ लिया जाएगा तांबे के उपकरण कहां से मिलते हैं? आर्य सभ्यता से। अस्त्र शस्त्र कहां से बनते हैं? आर्य सभ्यता से। तांबे की भट्टी के अवशेष हमें कहां मिलते हैं? वही हमें आर्य सभ्यता से मिलते हैं। फिर आता है बैल की आकृति। बैल की आकृति का प्रमाण भी यहीं से मिलता है। यहाँ के लोग शव को कपड़े में लपेटकर उसके साथ आभूषण भी जमीन में गाड़ते थे तथा इनकी जो दिशा थी वो थी सर उत्तर दिशा व पांव दक्षिण दिशा। यानी यहाँ से बैल की आकृति भी मिलती है और यहाँ के जो लोगों का जो शव है वो हमें कपड़े में लपेटे हुए तथा साथ ही साथ आभूषण भी उनके साथ जमीन में गाड़े जाते थे। अब इसमें जो सर है वो उत्तर दिशा में होता था और
जो पाँव है वो दक्षिण दिशा में है। यहाँ के लोग, अब नेक्स्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ के लोग किन किन अनाज से परिचित है या किन किन फसलों से। तो गोरे और काट कोठे कहाँ मिलते हैं, जो स्थानीय भाषा में कहते हैं वो आहट सभ्यता से मिलते हैं। आहट सभ्यता में ये लोग कृषि से परिचित थे। किसने कहा था? गोपीनाथ शर्मा ने। कृषि में किन किन अनाज से परिचित है? चावल व ज्वार से परिचित है। इस प्रकार से जो हमारी 8 सभ्यता है वो पूरी होती है। अब हमारी नेक्स्ट सभ्यता आती है, वो है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता। इस सभ्यता का विकास कहां पर हुआ, कैसे हुआ, इस पर हम पूर्ण रूप से वर्णन करेंगे। यह गणेश्वर सभ्यता है जो वर्तमान में गणेश्वर नामक स्थान पर, गणेश्वर कहां पर है? नीम का थाना कहां है? सीकर। गणेश्वर नामक स्थान पर नीम का थाना यह है सीकर में। तो गणेश्वर सभ्यता जो आपको पूछ लिया जाएगा कि कहां पर है, गणेश्वर नामक स्थान नीम का थाना सीकर में। तथा ये किस नदी के किनारे है? ये कांतली नदी के किनारे है। कांतली नदी के किनारे स्थित है। आपको दो चीजें पूछ ज्यादा चांस रहते हैं कि ये किस स्थान पर है, या नीम का थाना दिया होगा आपको या सीकर, या फिर आपको पूछ लिया जाएगा ये नदी, सर ये गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है। ये जो काली नदी है राजस्थान की आंतरिक परवा की सबसे बड़ी नदी है। आंतरिक परवा की सबसे बड़ी नदी। वैसे ये क्वेश्चन ज्योग्राफी में आ जाता है, लेकिन साथ ही साथ इस चीज का हमें ध्यान रखना जरूरी होता है कि जो आंतरिक परवा की नदी, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कांतली नदी। कांतली नदी कहां पर है? नीम का थाना सीकर। और इस पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई? वो है गणेश्वर सभ्यता। अब इस गणेश्वर सभ्यता का जो उपनाम है उसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ताम्र संचय उपनाम, ताम्र संचय सभ्यता। ये राजस्थान की नहीं बल्कि भारत में भी सबसे प्राचीन संस्कृतियों में, या प्राचीन जो तांबे की संस्कृति है उनकी ये जननी है। भारत की ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं? ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं हम? गणेश्वर सभ्यता को। उपनाम है इसका ताम्र संचय सभ्यता। ताम्रकालीन सभ्यता में सबसे ये प्राचीन सभ्यता हो गई, सबसे प्राचीन सभ्यता। आपको मुख्य रूप से 3 क्वेश्चन यहां से बनने बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता को। किस नदी के किनारे? काली नदी के। काली नदी ये किस स्थान पर है? नीम का थाना सीकर। इसका उपनाम पूछ लिया जाए कि गणेश्वर सभ्यता का उपनाम क्या है, तो ताम्र संचय सभ्यता। स्क्रीनशॉट लेना इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें इस सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में किसने लाया था? रत्नचंद्र अग्रवाल नामक व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को प्रकाश में लाया था। रत्नचंद्र अग्रवाल ने इस
सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाए। यानी इस सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में किसने लेकर आया? वो है रत्नचंद्र अग्रवाल। तथा इस गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन का कार्य कब होता है? गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन का कार्य 1997 ईस्वी में होता है। और कौन करता है? आरसी अग्रवाल। आरसी अग्रवाल यानी सर्वप्रथम प्रकाश में लाता है रत्नचंद्र अग्रवाल। और गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन का कार्य कब होता है? 1977 यानी 1977 में। और कौन लाता है? आरसी अग्रवाल। इसका जो कालक्रम है वो 2800 ईसा पूर्व के आसपास बता रहा है। देखो कालक्रम भी इंपोर्टेंट चीज है, आरएस में काफी बार पूछा गया है कि इस गणेश सभ्यता का कालक्रम कार्बन सीड प्रणाली से इस सभ्यता का कालक्रम 2800 ईसा पूर्व बताया गया। यानी इस सभ्यता का जो कालक्रम है वो है कार्बन या रेडियो कार्बन पद्धति से मापा गया है, जिसको हम 1800 ईसा पूर्व के आसपास इसका जो कालक्रम बताया गया है। फिर इसमें क्या आता है कि ताम्र के उपकरण मिलते हैं, यहां से ताम्र के उपकरण मिलते हैं। ताम्र के उपकरण में से कौन कौन से उपकरण आते हैं? वो है वाणाग्र, कुल्हाड़े, चूड़ियां, फरसे। देखो कुल्हाड़े, फरसे, चूड़ियां, वाणाग्र, ये चीजें तांबे से निर्मित है। इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है यहाँ पे। और तीर भाले भी मिलते हैं। और इनमें जो प्रयोग किया गया तांबा है वो 99% तांबे से निर्मित है, यानी किसी अन्य धातु का इसमें मिश्रण नहीं किया गया है। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका एक बार, और साथ ही साथ नोट्स बनाने का कार्य करते रहें, ताकि आपकी जो और इस वीडियो को आप बार बार देखते रहें, जिससे आपको नोट्स बनाने की आदत भी खत्म हो जाएगी और आपको पूरा पूरा एकदम 100% कंटेंट आपको पूरा समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं यहाँ जो मकान है, और यहाँ से जो तांबे से निर्मित धातुएं मिलती है प्योर पूरी, मतलब 99% मिलती है। इसका कारण क्या हुआ है कि यहाँ के लोग तांबे के अलावा किसी अन्य धातु से परिचित नहीं है ये लोग। तो आप लिख लो, लिखना चाहो कि यहाँ के लोग तांबे के साथ साथ किसी अन्य धातु से परिचित नहीं थे। तांबे के साथ किसी अन्य धातु से परिचित नहीं थे। और यहां से जो हमें मकान मिले हैं, मकान, इनकी जो विशेषता अलग है। यहां से जो मकान मिले हैं वो पत्थरों से निर्मित है। पहली विशेषता क्या है? पत्थरों से निर्मित है। और दूसरी विशेषता है यहां पर ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया। यानी जो मकान मिलते हैं, मकानों का जो बनाने का में उपयोग में ली गई सामग्री वो पत्थरों से निर्मित है मकान, और ईंटों का प्रयोग यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं किया गया। तो आपको पूछ लिया जाएगा कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जहां पर मकान बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया, तो आपको बतानी है कि वो सभ्यता हमारी गणेश्वर सभ्यता। यहाँ पर जो मृदपांड मिले हैं वो कृष्ण
करपण पहाड़ी मतबाण मिले हैं। यहां से मृतबाण मिले हैं वो करपण पहाड़ी मृतबाण कहते हैं। तो इस प्रकार से इस गणेश सभ्यता का विकास हुआ और भारत में पहली बार ताम्र उपकरण एक किसी मतलब भारत में जो संस्कृति है उनमें जो सबसे ज्यादा ताम्र संस्कृति या औजार प्रयोग हुए वो इस गणेश सभ्यता से हुए। इस कारण हम इस गणेश सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। तो दोस्तों आज हमने आहार संस्कृति की विशेषता और गणेश सभ्यता के पर वर्णन किया है। कल हमारी जो भी अन्य सभ्यता है वो कल की क्लास में हम पूरा कर लेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में इन सभ्यताओं में से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो तीनों क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। आपको कोई भी दूसरी गाइड लाने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ बने रहे। हम आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाते हैं कि आपका इस बार राजस्थान पुलिस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।